गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। कहाँ से स्टार्टिंग होती है आरबीआई की और कहाँ पे आज के टाइम में स्टैंड है आरबीआई का। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बैंक्स। कब आपने पहला बैंक, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया कब से स्टार्टिंग होता है, 1770 से। कौन सा? द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो अब वहाँ से चलते चलते काफ़ी बैंक आते हैं बीच में। कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, कोई फ्रेंच के द्वारा, कोई यूरोपियन के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं और चले जाते हैं। वो बंद भी हुए उस टाइम पे काफ़ी बैंक, और कुछ सर्वाइव भी किए। उसके बाद क्या है, इसमें क्या बोला गया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाज आल्सो कॉल्ड इंडिया फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं एग्जाम में कि कौन सा बैंक हमारा फर्स्ट स्वदेशी बैंक था, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाज आल्सो कॉल्ड first truly Swadeshi Bank. The Swadeshi movement inspired local businessmen and political figures to found bank, नहीं to found नहीं है, ये फंड है, to fund banks और for the Indian community। जो हमारे इंडिया के जो लोग थे गरीब, जो अफोर्ड, जो जिनको बड़े बैंक जो थे, जो इन ब्रिटिश या यूरोपियन द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे, उनमें क्या है, सिर्फ जो बिजनेसमैन थे या फिर पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन थे, उन्हीं का पैसा उसमें ज़्यादा, वही उनको प्रॉफिट ले पाते थे। नॉर्मल जो इंडियन कम्युनिटी थी, उनको उनकी जो सर्विस थी वो नहीं पहुंच पाती थी या दी जाती थी। ठीक है, और इतना पैसा भी नहीं था उस टाइम पे लोगों के पास। उसके बाद द पीरियड बिटवीन 1906 और 1911 के बीच में थाउजेंड ऑफ बैंक वर इस्टेब्लिश इन इंडिया। ठीक है, एट लीस्ट 94 बैंक इन इंडिया फेल्ड बिटवीन 1913 से 1918 ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। उसकी वजह से काफ़ी बैंक बंद हो गए थे, फेलियर हो गया। फिर क्या होता है कि दो बैंक थे जो हमारे यहाँ पे उस टाइम पे इस्टेब्लिश किए गए थे। जो कुछ थे जो ब्रिटिश इस्टेब्लिश करते थे, उनके द्वारा किए गए थे, और कुछ जो हमारे इंडियन के द्वारा। तो स्वदेशी बैंक आपने ऊपर देखा कि किसके द्वारा, जो हमारे बिजनेसमैन थे या पॉलिटिकल फिगर्स थे, उनके द्वारा स्वदेशी बैंक हमारे इस्टेब्लिश किए गए। और कुछ जो सर्वाइव करते थे, फिरंगी बैंक्स हो गए। ठीक है, अब स्वदेशी बैंक और फिरंगी बैंक में क्या डिफरेंस था, देखो। इस्टेब्लिश बाय इंडियन, स्वदेशी बैंक ये इस्टेब्लिश बाय ब्रिटिश। बोथ बैंक वांट प्रॉफिट एट दिस टाइम। ठीक है, दोनों बैंक इस टाइम पे प्रॉफिट चाहते थे, प्रॉफिट कमा रहे थे। चाहते क्या थे, बोथ बैंक इस्टेब्लिश देयर बैंक वेयर द पीपल आर रिच, सिटी अर्बन एरिया में। गांव में तो फैसिलिटी थी नहीं, फैसिलिटी क्या दी नहीं जाती थी वहाँ पे, तो इतना पैसा नहीं लोगों के पास, कोई बिजनेसमैन बड़ा होता नहीं था, तो कौन पैसा डालेगा इतना। तो फिर ये क्या, अपने बैंक सिर्फ वहाँ पे अर्बन एरिया में, और जहाँ लोग बिजनेसमैन या रिच पीपल रहते थे, जो जमींदार थे बड़े बड़े, उनके पास आसपास बैंक वहाँ पे इस्टेब्लिश करते थे। दे गिव देयर मनी फॉर लोन टू द पीपल दोज डिड बिजनेस इन एक्सपोर्ट मतलब दे एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट यूएसए। ये बात दोनों में लागू होती है, फिरंगी बैंक में भी और यहाँ पे भी, जो यूएसए में अपना जो एक्सपोर्ट करते थे प्रोडक्ट्स को। ठीक है, क्योंकि यूएसए का जो पैसा आएगा, वो पैसा आएगा और वो उनके बैंक में इन्वेस्टमेंट होगी, वो वैसे प्रॉफिट कमाते थे। और फिर क्या था, यूएसए पेमेंट टू दोज बैंक। ठीक है, यूएसए उन बैंक को पेमेंट करता, दैट पीपल गिव और रिटर्न देयर लोन एंड बैंक गेट प्रॉफिट। और यूएसए भी उन प्रोडक्ट की जो पेमेंट था वो उन्हीं बैंक को करता था, उन्हीं बैंक में डालता था पैसा, कि जो लोग जिन्होंने लोन लिया है वो उस लोन को इंटरेस्ट के साथ वापस कर दें। तो ये दोनों बैंकों में लागू थी ये बात। लेकिन ऐसे चलते चलते फिर एक कमेटी आई। आफ्टर दिस वन एक कमेटी सीटेड, एक कमेटी बैठी, क्योंकि ये जो दोनों बैंक थे, ये जो जितने भी बैंक थे, ये दोनों नहीं, और भी जो बैंक थे छोटे मोटे, ये क्या कर रहे थे, सिर्फ उन लोगों को लोन, उन लोगों को सर्विस दे रहे थे जिनके पास पैसा था। काफ़ी जो बिजनेसमैन थे या पॉलिटिकल फिगर थे, उन्हीं लोगों को। ये नॉर्मल जो कम्युनिटी थी, उनके लिए ये कोई सर्विस दे ही नहीं रहे थे, कोई प्रॉफिट नहीं था, कोई लोन नहीं देते थे गरीब लोगों को, या फिर जो छोटे मोटे ज़मींदार थे उनको, उनका पैसा भी भाई नहीं वो जमा करते थे, काफ़ी कम पैसा था, और करते तो फिर क्या, लोन इतना उस पर इंटरेस्ट इतना नहीं, इतनी अच्छी सर्विस नहीं दे पाते थे। वो कंडीशन देख के लोन देते थे या सर्विस देते थे अपनी, सिंपल सी बात तो है ये।
उसके बाद एक हिल्टन यंग कमीशन बैठा 1926 में। इसने क्या डिसाइड किया, इन्होंने अब अच्छा एक बात और क्या है, हमने बैंकिंग में पढ़ा है सारा रेपो रेट वगैरह वगैरह अपना इंटरेस्ट वगैरह, तो ये बैंक जो ऊपर थे जो मैंने बताया स्वदेशी, फिरंगी बैंक या और भी जो बैंक थे, ये अपना इंटरेस्ट जो था वो अपने हिसाब से डिसाइड करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक बैंक ने या गवर्नमेंट ने बोला कि आप इतना इंटरेस्ट रख दीजिए। मतलब क्या था कि इनको भी कोई कंट्रोल करे, इनको भी कोई रेगुलेट करे कि भाई आप इतना ही इंटरेस्ट रेट इस पे रखोगे या इतने लोन पे इंटरेस्ट रखोगे। ये सब चीज़ें जो बैंक में होती हैं, जिनको जैसे आरबीआई हमारा आपको पता है कैसे रेगुलेट करता है बैंक्स को, क्या क्या उनके दिशा निर्देश होते हैं। तो इस कमीशन ने क्या बोला, डिसाइडेड दैट दीज बैंक रेगुलेट अंडर वन मेन बैंक, दे डिसाइडेड आरबीआई, और उसका नाम रखा गया आरबीआई। अब आरबीआई, अब आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था सेंट्रल बैंक कुछ, है ना, वही उसी को क्या बोला कि वो बैंक, उसको गवर्नमेंट की जो पूरा शेयर उन गवर्नमेंट के पास था। तो आरबीआई इज इंडियाज सेंट्रल बैंक, ऑल्सो नोन एज बैंकर्स बैंक। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद आरबीआई कंट्रोल द मॉनिटरी एंड अदर बैंकिंग पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। अच्छा, रेगुलेट द बैंक, इश्यूज करेंसीज। आरबीआई करेंसी इशू करता है, बिल्कुल करता है। रेगुलेट द बैंक, बैंक्स को रेगुलेट करता है, उनको सारे जो रेपो रेट वगैरह जो कितने किसको क्या रखने चाहिए, किसको कौन डूब रहा है बैंक, किसको बचाना है, वो सारी चीज़ें आरबीआई देखता है। ठीक है, मदद भी करता है। तो ये चीज़ें आरबीआई करता है। उसके बाद हम जो ये आरबीआई में जो कंट्रोल करता है, वो जो टॉपिक है वो एक एक करके बाद में अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, अदर बैंकिंग पॉलिसी जो आरबीआई बनाता है वो क्या है, कितने कमेटी के लोग बैठते हैं, वो सब चीज़ें। उसके बाद 1929 और 1930 में यूएस से डिप्रेशन आता है। ठीक है, क्राइसिस आता है, बैंक गोट हैवी लॉस, और बैंक्स को काफ़ी लॉस होता है, हैवी लॉस। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आरबीआई को भाई आरबीआई का फाउंडेशन हो, डिसाइडेड फाउंडेशन ऑफ आरबीआई। क्योंकि दोनों चीज़ें देखी, एक तो जो स्वदेशी बैंक थे, फिरंगी बैंक थे और प्राइवेट बैंक थे, वो हमारी कम्युनिटी को इतना लोन या इतने बेनिफिट नहीं दे पा रहे थे। दूसरी तरफ जो अमेरिका का जो क्राइसिस था, उसमें क्या है, जो अमेरिका में जो बैंक थे वो भी काफ़ी हैवी लॉस में गए, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे जो इस्टेब्लिश किए थे वो बैंक भी लॉस में जा रहे थे। तो आरबीआई ने देखा कि ये तो हमारा पैसा लेके ही खुद डूबते जा रहे हैं, हमारे लोगों का पैसा डूब रहा है। तो उन्होंने इनको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई को रख दिया भाई, ला के फाउंडेशन रख दी उसकी। तो फाउंडेशन कब होती है आरबीआई की, 1 अप्रैल 1934 को। ठीक है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट 1935 में। एट दिस टाइम हेडक्वार्टर कहाँ था आरबीआई का, 1935 में कलकत्ता में। इसके बाद इसको परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई में 1937 में। फिर क्या, इनिशियली द आरबीआई वाज स्टार्टेड विद प्राइवेट शेयर होल्डर, फुली पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़। अब क्या है, जब आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया तो मैक्सिमम जो बिजनेसमैन थे, पॉलिटिकल फिगर थे, जिनके पास पैसा था, तो उन्होंने पैसा दिया इसको बनाने के लिए, और जो प्राइवेट शेयर थे वो उन्हीं के पास थे। तो उस टाइम पे जब आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया तो 5 करोड़ रुपए उसमें थे आरबीआई के पास। ठीक है, और वो जो शेयर थे उनके, जो जिन लोगों ने उसमें 5 करोड़ रुपए टोटल करके बैंक को इस्टेब्लिश किया, तो वो प्राइवेट शेयर होल्डर ज़्यादा थे। प्राइवेट शेयर ज़्यादा था, गवर्नमेंट का 10% था, मुश्किल से 20-25 लाख रुपए, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने। और प्राइवेट बैंक का था, जो प्राइवेट सेक्टर था उनका द्वारा 4 करोड़ 75 लाख नियर अबाउट इट। उसके बाद ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप बाय गवर्नमेंट 1948 में इसको फुली गवर्नमेंट ने ले लिए, इसके जो भी सारे शेयर थे। आफ्टर गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। अब आता है एक टॉपिक, नेशनलाइजेशन क्या था। अब नेशनलाइजेशन आप अलग से एक वीडियो है, उसमें सिर्फ नेशनलाइजेशन डालिए, आपके पास आ जाएगी, उसमें आप आराम से देखिए नेशनलाइजेशन क्या था बैंकों का। आरबीआई टेक बाय गवर्नमेंट एंड पास एन एक्ट। ठीक है, नेशनलाइजेशन कंप्लीट इन 1949। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में हमने आरबीआई की स्टेब्लिशमेंट देखी, जो फाउंडेशन था वो देखा कहाँ से स्टार्ट होता है, और आरबीआई हमारा कब स्टेब्लिश किया गया। उसके बाद उसका नेशनलाइजेशन होता है, उसके बाद उसमें प्राइवेट शेयर होल्डर कितना पैसा किसने डाला। मैंने मोटी मोटी बेसिक बातें इसमें आपको बता दी हैं। होप आपको
थोड़ा बहुत तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी आरबीआई को लेके। और अलग से और भी मुझे इसके बारे में थोड़ा और डाटा मिलता है, मतलब पढ़ूंगा मैं जब, तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा एक वीडियोस की भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे गाइज।